हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। चलिए चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर 2 है जिसका नाम है हम लोग का मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या नाम है? मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्या नाम है? मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब हिंदी में है संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण कैसे हुआ? कॉपी नोटबुक सब पकड़ के बैठ जाइए। ठीक है, जैसे जैसे बोलते जाऊंगा वैसे वैसे नोट डाउन करते हुए चलना है। हिंदी वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में, और जो पुराने लेक्चर्स से रिलेटेड जो भी डाउट हो उसे बेझिझक मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए। आप तो कॉल नहीं करते, मैसेज नहीं करते, या तो पढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है, या तो पढ़ रहे हैं तो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो बेझिझक पूछिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है चैप्टर 2 है कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण, संविधान का निर्माण कैसे हुआ। सबसे पहले बात करते हैं संविधान के निर्माण की, बैकग्राउंड की। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का सीरीज मैंने लास्ट वीडियो में बनाया था 2 पार्ट में। ठीक है, तीसरा पार्ट जो है वो मैं इसलिए नहीं बना रहा हूं क्योंकि हम इसे आने वाले हिस्ट्री में पढ़ेंगे। ठीक है, हिस्ट्री में पढ़ेंगे मतलब वहां पे मैं इसके बारे में डिस्कशन करूंगा आपको, और बहुत आसानी से समझ में आएगा क्योंकि हिस्ट्री के साथ लिंक करूंगा तो ज्यादा बेहतर होगा। यहां पर मैं उसे लिंक नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो चलिए संविधान के निर्माण की बात करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो संविधान के निर्माण में सबसे पहला पॉइंट ये है कि संविधान की मांग या कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की मांग सबसे पहले किसने उठाई थी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर इसमें सीरीज में हम बात करें 1934 में सबसे पहले संविधान सभा या संविधान, हमारे देश के लिए एक अलग संविधान हो, इसकी मांग उठाई थी एम एन रॉय ने। किसने उठाई थी? एम एन रॉय ने उठाई थी। ये एक वामपंथी विचारधारा वाले व्यक्ति थे। ठीक है, कम्युनिस्ट सोच वाले थे, और इन्होंने ये कहा था कि हमारे देश के लिए एक अलग संविधान होना चाहिए, और उस संविधान को बनाने के लिए मैं अपनी राय रखता हूं कि मैं ब्रिटिश सरकार के सामने मांग रखता हूं कि हमारे लिए एक अलग से संविधान सभा बनाई जाए और एक अलग संविधान होना चाहिए। ठीक, उसके बाद में अगली जो डिमांड उठी दोस्तों वो उठी थी 1934 में कांग्रेस की ओर से। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मांग उठाई थी कि हमारे देश का एक क्या होना चाहिए? संविधान होना चाहिए। लेकिन ध्यान से समझेंगे, इस मांग को स्वीकारा गया 1940 में। 1940 में जब 8 अगस्त को, ठीक है, 8 अगस्त 1940 को, 8 अगस्त 1940 को क्या हुआ था कि अगस्त ऑफर आया था। अगस्त ऑफर, ठीक है, ये इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे आपका हिस्ट्री में। अभी मैं छोटा छोटा पॉइंट बता देता हूं। 8 अगस्त 1940 को हमारे देश के जो वायसराय थे उनका नाम था लॉर्ड लिनलिथिगो। क्या नाम था? लॉर्ड लिनलिथिगो उनका नाम था, और उन्होंने इस प्रस्ताव को लाया था जिसका नाम उन्होंने रखा था अगस्त ऑफर, 8 अगस्त 1940 को। और उन्होंने उसमें यह कहा था कि भारतीयों के लिए वर्ल्ड वॉर के बाद में, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, क्योंकि इस समय पे सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था 1940 में, तो उन्होंने बोला था कि भारतीयों के लिए अलग से हम संविधान के एक सभा बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाएंगे, जो हमारे देश के लिए क्या बनाएगी? संविधान बनाएगी। लेकिन इसे कांग्रेस ने एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट किया था। बोला था कि ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन क्या हुआ था कि कांग्रेस ने एक्सेप्ट नहीं किया था। उन्होंने तो बोल दिया कि भैया ये तो आगे की तारीख का चेक है, हमको तो ये सारी चीजें समझ में नहीं आती, वादे बाद में नहीं होने चाहिए, वादे पहले होने चाहिए, आप इसे पहले पूरा करो, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाओ, तब जानेंगे। ठीक है, बात की बात नहीं होगी। तो अगस्त ऑफर में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात को स्वीकार कर लिया गया था। अब होता क्या है कि जब 1945 की बात है, 1945 में, ठीक है, जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम था क्लीमेंट एटली। क्या नाम था? क्लीमेंट एटली। ठीक है, ये नए नए प्राइम मिनिस्टर बने थे इंग्लैंड के। ठीक है, इनकी पार्टी का नाम था लेबर पार्टी। ठीक है, लेबर पार्टी जो थी वो चुनाव जीत कर आई थी इंग्लैंड में, और क्लीमेंट एटली देश के क्या बने थे? प्राइम मिनिस्टर। कहा कि इंग्लैंड के बने थे। ठीक है, तो उन्होंने वहां पे कहा था कि मतलब जब मैं अगर चुनाव जीत कर आऊंगा तो मैं भारत को क्या कर दूंगा? आजाद कर दूंगा। ठीक है, और भारत के लिए एक अलग संविधान सभा बनाऊंगा। तो ये बंदा जो था वो वादा का पक्का था। ठीक है, झूठा नहीं था, बहुत अच्छा आदमी था। ठीक है, इसने कहा कि नहीं ठीक है, मैं चुनाव जीत गया हूं, मैं अपना वादा पूरा करूंगा। ठीक है, मैं भारत को इंडिपेंडेंस दूंगा, लेकिन भारत को आजादी से पहले अपना एक संविधान बनाना पड़ेगा। ठीक है, और संविधान सभा के लिए मैं 3 लोगों को इंडिया भेजता हूं। ये 3 लोग इंडिया जाएंगे, और इंडिया जाने के बाद में लोग क्या करेंगे? अपना जाके वहां पे रिव्यू देंगे, मतलब वहां पे जाके रिव्यू लेंगे, और उसके बाद में फिर क्या होगा कि को टीम तैयार करेंगे, फिर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनेगी। क्या बनेगी? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। और वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या बनाएगी? कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो संविधान सभा बनाने के लिए लोग जाएंगे। 3 लोगों को भेजना था इसको। तो 29 मार्च, ठीक है, 29 मार्च 1946 को, याद रखेंगे, 29 मार्च 29 मार्च 1946 को 3 लोग, कितने लोग? 3 लोग कहां पे आए? भारत आए। इन 3 लोगों के नाम थे, पहला नाम था पैथिक लॉरेंस। क्या नाम था? पैथिक लॉरेंस नाम था इसका पहले का। ठीक है, दूसरा था आपका स्टेफोर्ड क्रिप्स। क्या नाम था? स्टेफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, और तीसरे का नाम था एवी अलेक्जेंडर। क्या नाम था? एवी अलेक्जेंडर। ठीक है,
तो ध्यान से सुनना, ये जो क्लीमेंट एटली थे, क्लीमेंट एटली के ही गवर्नमेंट में, क्लीमेंट एटली के गवर्नमेंट में ये तीनों बंदे जो थे इसके मिनिस्टर थे, मंत्री थे, ठीक है। मतलब क्लीमेंट एटली क्या था, प्राइम मिनिस्टर था, ठीक है, इंग्लैंड का, और उसके 3 मंत्री थे, जिसमें पहले का नाम था पैट्रिक लॉरेंस, दूसरे का नाम था स्टेफोर्ड क्रिप्स और तीसरे का नाम था एवी अलेक्जेंडर। तो ये जो तीनों थे ना, ये तीनों भारत आए, ठीक है। अच्छा, ये उसके मतलब पीएम के क्या थे, कैबिनेट में मंत्री थे, कैबिनेट होती है ना, प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट में मंत्री थे, तो ये कौन थे, कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर्स थे। इसी वजह से इन तीनों को बोला गया कैबिनेट मिशन। क्या बोला गया, कैबिनेट मिशन। तो ध्यान से सुनेंगे, कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था और डेट क्या थी, 29 मार्च 1946। तो 29 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन लेकर आया कि हम भारत के लिए क्या बनाएंगे, संविधान बनाएंगे। तो ये सबसे पहले भारत आए। भारत आने के बाद में क्या हुआ कि ये तीनों भारत में आए, ठीक है। इसे आप नोट डाउन करते हुए चलिए, मैंने पहले बताया था नोट डाउन करना है, ठीक है। उसके बाद में कैबिनेट मिशन जैसे ही भारत आया तो तीनों मिले सबसे पहले महात्मा गांधी से। महात्मा गांधी को बोले, गांधी जी हम लोग भारत का संविधान बनाने आए हैं, एटलीस्ट आप भेजे हम तीनों को, हम तीनों मंत्री हैं वहां पे, तो ये कैबिनेट मिशन है। तो महात्मा गांधी जी बोले, अच्छी बात है, क्या करना है तुमको। तो बोले, भैया संविधान बनाने आए हैं, संविधान बनाने नहीं आए, मतलब संविधान का टीम बनाने आए हैं, वही संविधान बनाएंगे, हम लोग खाली टीम बना के चले जाएंगे और वो लोग हमारे लिए सब, मतलब वही लोग आप लोग के लिए संविधान बनाएंगे। तो महात्मा गांधी बोले, भाई संविधान बनाना अच्छी बात है, अच्छी बात है, हम लोग को तो संविधान चाहिए ही, ठीक है। तो क्या प्लान है आप लोग का बताइए। तो बोलते हैं कि हम लोग एक टीम बनाएंगे, वो लोग संविधान बनाएंगे। तो बोले, टीम कैसे बनाओगे। तो उन्होंने बोला कि आप बताइए, आप ही से बात कर रहे हैं, अगर आप अब देखो हम लोग अपने हिसाब से बनाएंगे तो फिर आप बाद में धरना आंदोलन सब करोगे तो कोई मतलब नहीं होगा, आपकी राय जान लेते हैं, सबकी राय ले लेंगे। तो बोले, भाई देखो मेरे हिसाब से तो मैं चाहता हूं कि भारत का संविधान ऐसा बने कि उसमें सभी लोगों का पार्टिसिपेशन हो, देश के हर व्यक्ति का पार्टिसिपेशन हो। तो बोले, ठीक है, ऐसी कुछ कोशिश करेंगे हम लोग भी। तो हुआ क्या कि तीनों फिर निकले वहां से, फिर जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात की, मोहम्मद अली जिन्ना से मुलाकात की। जिन्ना तो अलग ही था भैया, वो तो अपना अलग ही पाकिस्तान मांगे पड़ा था, ठीक है, उसका कोई सुन नहीं रहा था, ठीक है। कैबिनेट मिशन वाले जब जिन्ना से मिले तो उन्होंने कहा कि भाई हम लोग तो संविधान बनाने के लिए आए, संविधान के लिए टीम बनाने आए हैं, तो हम उसके लिए बात करने हैं। तो बोले, यार पाकिस्तान की बात करो ना, पाकिस्तान बनाना है एक अलग राष्ट्र। तो बोलते, देखो यार एटलीस्ट आपने ऐसी कोई बात की नहीं है, तो अब ऐसी कोई बात हम लोग बोल नहीं सकते, ठीक है। हाँ, संविधान बनाने की बात है भारत के लिए तो ठीक है। तो भारत के लिए कहा, हमको तो पाकिस्तान चाहिए। तो भैया तेरे को चाहिए तो तू रख अपने पास, अपने को तो चाहिए नहीं, ठीक है। हमको जो काम के लिए भेजा गया है संविधान सभा बनाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने के लिए, हम बनाने आए हैं, उसी के लिए राय लेने आए थे। अब तू तो यहाँ अलग ही राग अलप रहा है, तो भाई हम तो ऐसा कर नहीं सकते। किसने कह दिया, इन तीनों ने कह दिया। अब बात क्या होगी, आगे बढ़े, ठीक है। तो क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे। 29 मार्च 1946 के बाद में इन लोगों ने अपने प्लानिंग करना चालू किया। इन तीनों ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने की बात करी और फिर वही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या बनाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। तो इन तीनों ने लगभग नवंबर 1946 तक, नवंबर 1946 तक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या कर दी, बना दी। क्या बन गया, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना दी गई। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जब बनाई गई, ठीक है, तो उसमें टोटल मेंबर, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मतलब संविधान सभा, तो संविधान सभा में टोटल मेंबर थे 389। कितने मेंबर थे, 389 मेंबर थे। कितने मेंबर थे, 389। अच्छा, अब 389 को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट में हम इसे डिवाइड करते हैं। मतलब ये 389 लोग 3 पार्ट में डिवाइड थे। सबसे पहले 292 वर इलेक्टेड फ्रॉम प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव, ठीक है। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव का मतलब क्या होता है, प्रांतीय विधानसभाओं से। 292 लोग प्रांतीय विधानसभाओं से चुने गए। हिंदी वाले से नोट डाउन कर लेना, प्रांतीय विधानसभाओं से 292 लोग चुने गए। अब ये प्रांतीय विधानसभा क्या है, उस समय पे ब्रिटिश इंडिया में बहुत सारे प्रांत होते थे, जैसे आज होते हैं ना छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, वैसे उस समय पे स्टेट हुआ करते थे। तो उन स्टेट से, ठीक है, उन स्टेट से 10-10 लाख लोगों पे, कितने लाख लोगों पे, 10-10 लाख लोगों पे एक एक आदमी चुने गए। मतलब 10-10 लाख पे एक एक आदमी पूरे देश भर से चुने गए, ठीक है। 10 लाख मतलब 1 मिलियन, कितने मिलियन होते हैं, 10 लाख का मतलब कितना मिलियन होता है, 1 मिलियन। तो 1 मिलियन पे एक बंदा चुना गया। तो वैसे ही टोटल देश भर से कितने चुने गए, 292 लोग चुने गए। कितने लोग चुने गए, 292 लोग चुने गए। इन 292 लोगों ने संविधान सभा में पार्टिसिपेशन दिया, अपनी हिस्सेदारी दी, ठीक। कितने लाख लोगों पे, 10 लाख लोगों पे, ठीक है। इसे कितना कहते हैं, 1 मिलियन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर आगे बात करें तो 292 के बाद में 93 वर प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स का मतलब होता है देसी रियासतों से। देसी रियासत मतलब राजा महाराजा, छोटे बड़े सब राजा थे, ठीक है, छोटे बड़े सब राजा थे। 93 राजा थे। इसमें कितने राजा थे, 93। इसमें छत्तीसगढ़ से 3 राजा थे, याद रखेंगे, ठीक है, छत्तीसगढ़ से
3 राजा थे। पहले रायगढ़ के राजा थे किशोरी मोहन त्रिपाठी, ठीक, रायगढ़ के राजा कौन थे? किशोरी मोहन त्रिपाठी। सरगुजा के जो राजा थे उनका नाम था राय साहब रघुराज सिंह। क्या नाम था? राय साहब रघुराज सिंह। उसके बाद में फिर तीसरे नंबर का जो आदमी आते हैं वो थे कांकेर के राजा राम प्रसाद पोटाई। क्या नाम थे? राम प्रसाद पोटाई, ठीक है। किशोरी मोहन त्रिपाठी, राय साहब रघुराज सिंह और तीसरे थे राम प्रसाद पोटाई जो कांकेर के थे, ठीक है। तो 93 लोग चुने गए, किससे? प्रिंसली स्टेट से थे, ठीक है। इसको हम हिंदी में कहते हैं देसी रियासत। क्या कहते हैं? देसी रियासत, ओके। अब ठीक है, तीसरे जो चुने गए 4 लोग जो चुने गए वो थे चीफ कमिश्नर। कौन थे? चीफ कमिश्नर। तो चीफ कमिश्नर जो थे वो कहां कहां के थे? ठीक है, पहला थे कुर्ग। कुर्ग कहां पे दोस्तों? कर्नाटका में। कहां पे है? कर्नाटका, ठीक है, याद रखेंगे। जो 4 चीफ कमिश्नर चुने गए अलग अलग जगहों के चीफ कमिश्नर थे। पहला चीफ कमिश्नर कहां का था? कुर्ग का था। दूसरे जो थे वो थे अजमेर के। कहां के थे? अजमेर के। तीसरे जो थे वो थे दिल्ली के और चौथे जो थे वो थे बलूचिस्तान के। अभी बलूचिस्तान जो है वो है पाकिस्तान में, ठीक है, लेकिन उस समय तो एक ही था, ठीक है। तो हुआ क्या कि टोटल देखकर गिने तो टोटल कितने होते हैं? 389 जो टोटल असेंबली की क्या थी? नंबर थी, ठीक है। तो टोटल 389 लोग चुने गए और उन्हें 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। इन तीनों पॉइंट को आप लिख के रखिए। पहला जो 292 जो थे वो प्रांतीय विधानसभाओं से थे, 93 जो थे वो देसी रियासतों से थे और 4 जो थे वो चीफ कमिश्नर थे। ये देसी रियासत और ये चीफ कमिश्नर, और चारों चीफ कमिश्नर कहां कहां के थे वो मैंने आपको बता दिया। इनके नाम नहीं पूछे जाते, ठीक है, तो आप इतना ही याद रखिएगा। कैबिनेट मिशन पहले भारत आया, भारत आने के बाद में पहले मार्च में लोग भारत आए, फिर लगभग नवंबर तक उन्होंने एक टीम बनाई। अब ये लोग अपना काम करके चले गए। कौन? कैबिनेट मिशन वाले। अब काम इनके ऊपर है 389 लोगों के ऊपर कि इन्हें भारत का क्या बनाना था? संविधान बनाना था। यही तो आज का हमारा टॉपिक है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब क्या हुआ कि ये 389 लोगों के ऊपर दारोमदार हो गया कि भाई हम लोग को क्या बनाना है? संविधान बनाना है। अब मीटिंग करनी पड़ेगी भैया संविधान बनाने के लिए। तो संविधान सभा की पहली मीटिंग है, पहली सभा कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई संविधान सभा की फर्स्ट मीटिंग। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फर्स्ट मीटिंग, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। 9 दिसंबर 1946 का दिन था। काफी लोग जो थे, अब इससे पहले मैं आपको एक घटना बता दूं, बहुत बुरी घटना हुई थी, ठीक है। नवंबर में ये लोग आए, देखो नवंबर, और ये लोग आए थे कब? मार्च में, ठीक है। मार्च और 1946 और नवंबर 1946 तक संविधान सभा बनती रही। इन दोनों के बीच में एक डेट आता है दोस्तों, वो है 16 अगस्त 1946, ठीक है। मार्च और नवंबर के बीच में एक डेट आता है 16 अगस्त 1946। इस समय पे क्या किया? मुस्लिम लीग था, मोहम्मद अली जिन्ना पागल, उसने क्या किया? अलग पाकिस्तान की मांग के लिए क्या किया? लगभग एक आंदोलन छेड़ दिया। इसके उसने नाम दिया डायरेक्ट एक्शन डे। क्या नाम दिया? डायरेक्ट एक्शन डे। डायरेक्ट एक्शन डे का मतलब होता था सीधी कार्यवाही दिवस। क्या होता था? सीधी कार्यवाही दिवस। सीधी कार्यवाही का मतलब कुछ नहीं होता था दंगे वंगे करो, ठीक है। पाकिस्तान नहीं दे रहे हैं तो तोड़फोड़ करो, लोगों की हत्या करो, तो हमें क्या मिलेगा? पाकिस्तान मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, अगस्त में जब ये सारे प्रॉब्लम्स शुरू हुए तो सारे देश में क्या हुए? आंदोलन हुए कि कैसे भी करके हमें पाकिस्तान चाहिए। जिन भी लोगों ने पाकिस्तान के अलग मांग की उन लोगों ने दंगे करने चालू कर दिए। किसके कहने पे? जिन्ना के कहने पे। अब क्या हुआ? डायरेक्ट एक्शन डे जब हुआ, ठीक है, तो इस समय पे जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी तो सभी लोग ना अपने अपने यहाँ पे दंगे शांत करा रहे थे। जो 389 लोग थे ना, ये लीडर्स हुआ करते थे, कुछ राजा थे, ठीक है, कमिश्नर भी थे और आपके प्रांतीय विधानसभाओं से भी थे। ये लोग क्या कर रहे थे? दंगे शांत करा रहे थे। तो ये लोग मीटिंग में नहीं आ पाए। ये जो पहले डेट के लोग मीटिंग रखे थे ना 9 दिसंबर 1946 को, ये मीटिंग पे नहीं पहुंच पाए। मीटिंग में सिर्फ 207 लोग पहुंचे। अब हुआ क्या कि बोले यार 207 लोगों में मीटिंग कैसे होगी? तो सब लोग बोले यार मीटिंग का डेट तो हमने फिक्स कर दिया था पर कोई आया नहीं, तो क्या करें। कई लोग तो शंका भी करना चालू कर दिए कि यार संविधान बनाने की मांग कर रहे हैं और आए इतने कम लोग, संविधान बनाना है कि नहीं बनाना है? तो बोले नहीं बनाना है भाई। कैसे नहीं बनाना है? बनाना है, हमारे देश के फ्यूचर की बात है, देश के भविष्य की बात है। संविधान के ऊपर तो पूरा देश टिका हुआ है। तो हुआ क्या कि 207 लोग जो थे, इन लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि आज मीटिंग की है तो आज का उद्देश्य पूरा करेंगे। आज भले कोई काम ना हो, कोई चर्चा ना हो, लेकिन थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे, ठीक है। तो 207 लोगों में जो सबसे सीनियर पर्सन थे उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्या नाम था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे, ठीक है, इन्हें बना दिया गया टेम्पररी चेयरमैन। टेम्पररी चेयरमैन। तो चेयरमैन किसका बनाया गया? किसका बनाया गया? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का। तो संविधान सभा के प्रथम
फर्स्ट ही हुए ना। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो आंसर क्या आएगा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इन्हें 9 दिसंबर 1946 को बनाया गया था अस्थायी अध्यक्ष, मात्र एक दिन का। ठीक है, जब अगली मीटिंग होगी तो हम लोग अपना चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन और जो अलग अलग पोस्ट है उसको चुन लेंगे। अब हुआ कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा भी बैठे, काफी एजेड थे और मतलब काफी अनुभवी थे, तो उन्होंने अपनी राय रखी कि संविधान कैसे बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, हालात ऐसे हैं भारत के हालातों के हिसाब से ऐसा संविधान बनना चाहिए, ये सब डिस्कशन उन्होंने कर रखा था। ठीक, अब हुआ क्या कि अगला डेट चुना गया, दूसरा डेट चुना गया 11 दिसंबर 1946 और इस दिन बोला गया ये देखो सबको आना है यार, ऐसे मत करो। ठीक है, टीम बना लियो हो, संविधान बनाना है तो सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, तो ये इस तरीके से काम नहीं होगा, सब लोग 11 तारीख को पहुंच ही जाना। 11 तारीख को लगभग 350-400 के मतलब 350 के ऊपर लोग पहुंचे। ठीक है, काफी लोग पहुंचे, सभी लोगों ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, इस बार हम लोग आएंगे। उसी दिन पे क्या हुआ, सभी लोग आए हुए थे तो अच्छा मौका था कि संविधान सभा के शुरुआती काम सब निपटा लिए जाए। तो सबसे पहला काम जो था वो था प्रेसिडेंट चुनना या चेयरमैन चुनना। ये जो चेयरमैन है, ये वाला जो चेयर, ये तो टेम्पररी थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। परमानेंट चेयरमैन चुनना था ना, तो फिर प्रेसिडेंट या चेयरमैन चुनना था। ठीक है, अध्यक्ष चुनना था, किसको? अध्यक्ष ही बोलेंगे। इंग्लिश में आप उसे प्रेसिडेंट या चेयरमैन बोल सकते हैं, हिंदी में उसे अध्यक्ष बोलेंगे। तो संविधान सभा का अध्यक्ष चुनना था, प्रेसिडेंट चुनना था, तो चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो हमारे देश के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बने थे। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देखिए वो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति और यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, वो राष्ट्रपति थे और ये क्या थे, यहाँ पे संविधान सभा के अध्यक्ष बने थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यही हमारे देश के क्या बने थे? राष्ट्रपति भी। ठीक, उसके बाद फिर वाइस प्रेसिडेंट भी चुनना था। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट भी चुनना था, तो वाइस प्रेसिडेंट चुना गया एच.सी. मुखर्जी को। किसको चुना गया? एच.सी. मुखर्जी। ठीक है, एच.सी. मुखर्जी, H.C. मुखर्जी, इन्हें चुना गया संविधान सभा का उपाध्यक्ष। उसके बाद फिर तीसरा नाम आता है आपका, ठीक है, तीसरा आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर का मतलब होता है संवैधानिक सलाहकार। क्या नाम था? संवैधानिक सलाहकार। एक पोस्ट बनाई गई और संवैधानिक सलाहकार की पोस्ट पे रखा गया बी.एन. राव को। देखिए ये भीमराव नहीं है, डॉक्टर बी.एम. राव अम्बेडकर अलग है, बी.एन. राव अलग है। ठीक है, तो राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष चुना गया एच.सी. मुखर्जी को और बी.एन. राव को चुना गया संवैधानिक सलाहकार, और ये पोस्ट चुनी गई 11 दिसंबर 1946 को। तो 9 तारीख को पहली बैठक हुई, कोई आया नहीं तो टेम्पररी चेयरमैन बना दिए सच्चिदानंद जी को। उसके बाद 11 तारीख को 3 पोस्ट का डिक्लेरेशन हो गया और भी कई पोस्ट डिसाइड हुए, पर एग्जाम में यही सब पॉइंट जो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसे याद रखिएगा। ठीक, अब क्या हुआ, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे 9 दिसंबर अगले डेट की, संविधान सभा की अगली बैठक। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें आता है अगला डेट आपका 13 दिसंबर 1946। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जिसे हम हिंदी में कहते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव क्या था? ठीक है, सबसे पहले बात करते देखिए 13 तारीख को, पहले 9 तारीख फिर 11 फिर 13, हर 2 दिन के गैप में एक मीटिंग हो रही है। तो 13 तारीख को क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया था किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के भावी प्रधानमंत्री थे, जो बनने वाले थे या प्रधानमंत्री बन चुके थे अंतरिम सरकार में। ठीक है, उन्होंने पेश किया और ये बोला कि मैं उद्देश्य प्रस्ताव रखता हूं। जैसे एक कॉपी पकड़ी, सब लोग सामने बैठे हुए थे और उनके सामने में जाके खड़े हुए, और खड़े होने के बाद में फिर बोले कि मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू आपके सामने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं, आप सभी मेंबर्स के सामने। मेरा उद्देश्य है, हम सबका उद्देश्य है हमारे देश के लिए संविधान बनाना। ठीक है, जो हमारा टॉपिक भी है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो हुआ क्या कि उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया और उस उद्देश्य प्रस्ताव में बहुत सारी बातें रखी कि हमें हमारे संविधान में ये सारी चीजें चाहिए। लगभग आप ये समझ लीजिए उसका स्टार्टिंग ढांचा तैयार किया पंडित जवाहरलाल नेहरू, मतलब वो पॉइंट्स जो उन्हें संविधान में डालने हैं। जैसे मौलिक अधिकार हो गए, हर किसी को अधिकार मिलना चाहिए, वो पॉइंट डाला। फिर ये पूरे कॉपीज को एक एक करके बताया। जैसे बोले कि मैं चाहता हूं कि हमारे देश में सभी लोगों को अधिकार मिले। सभी लोगों ने उसे हाथ उठा के पास किया। पहले हाथ उठा के पास किया जाता था, जो हाथ नहीं उठाता था उसे रख दिया जाता था। तो बहुमत के हिसाब से हाथ उठाते थे लोग, अगर आधे से ज्यादा हो गए तो पास माना जाता था। अब सामने में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बैठते थे, एच.सी. मुखर्जी बैठते थे, बी.एन. राव बैठते थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी बैठते थे। ठीक है, एक चीज आप याद रखिए, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में महात्मा गांधी नहीं थे। ठीक है, पूरे संविधान सभा में महात्मा गांधी नहीं थे, मतलब संविधान सभा में महात्मा गांधी नहीं थे। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, कभी कभी ये आ जाता है तो आपको ऐसा लगता होगा कि सभी महात्मा गांधी क्यों नहीं थे। ठीक है, पर वो नहीं थे। अब होता क्या है कि
सभी लोग हाथ उठा के पास करते थे। तो एक एक पॉइंट्स को पास कराया गया। उद्देश्य प्रस्ताव का उद्देश्य था संविधान के लिए एक प्रारूप तैयार करना और उस बेस पे संविधान बनाना। ठीक है, जैसे होता है ना कि हम सबसे पहले अगर कोई नोट्स पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम कंटेंट को पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कंटेंट बनते हैं। पहले कंटेंट में क्या होगा, दूसरे कंटेंट में क्या होगा, तीसरे में क्या होगा, उसके हिसाब से बुक रेडी होती है। तो बस वही कंटेंट था क्या आपका संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है, जिसे जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने जब 13 दिसंबर 1946 को इसे प्रस्तुत किया तो इसे पास होने में थोड़ा ज्यादा समय लगा। तो ये पास हुआ आपका 22 जनवरी 1947 को। कब पास हुआ? 22 जनवरी 1947। देखिए 13 दिसंबर को चालू हुआ तो 18 दिन इधर हो गए तो लगभग 31 दिसंबर आ गया। तो 31 दिसंबर से फिर अगला साल लग गया 1947 का। तो 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ कि यहां से बनना क्या हुआ, स्टार्ट हुआ। तो 22 जनवरी 1947 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या हो गया, पास हो गया। क्या हो गया? पास हो गया, पारित माना गया। ठीक है, पास्ड, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास्ड, पारित हुआ। अब जैसे ही पास हुआ तो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पकड़ा दिया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अंबेडकर साहब को बोला गया, भाई अंबेडकर जी आप एक काम कीजिए, आप ही हमारे संविधान निर्माता, ये जो पॉइंट्स है ये सबके द्वारा पास किए हुए, इस बेस पे ही आपको संविधान बनाना है। ये पॉइंट कहीं भी डालो, संविधान के हिसाब से सेट कर दो, ताकि और ऐसा संविधान बनाना बाबा साहेब कि ये हमारे लोगों के काम आए और बहुत इजिली लोग इसे पढ़ सके, ताकि क्या हो, आने वाले समय पे कोई पिछड़ा हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, संविधान को बहुत आसानी से पढ़ सके और लोग उसे पढ़ा भी सके। इतना जटिल मत बनाना। तो बाबा साहब ने बोला नहीं, मैं बनाना ही ऐसा चाहता हूं कि हर व्यक्ति उसे पढ़ सके। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुआ 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, और भीमराव अम्बेडकर जी अपने काम में लग गए। अब हुआ क्या कि इस दौरान में दंगे और भड़क रहे थे। मैंने बताया था 16 अगस्त 1946 को जिन्ना ने दंगे चालू कर दिए थे, उनके लोगों ने दंगे चालू कर दिए थे। अब हुआ क्या कि लड़ाइयां चालू हो गई थी। इस दौरान संविधान सभा का काम थोड़ा सा क्या हो गया, स्लो हो गया। ठीक, अब होता क्या है कि 22 जनवरी 1947 को जब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुआ, ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुआ, उसके बाद थोड़े दिन के लिए काम रुक गया। इसी दौरान में भारत के विभाजन की बात हुई। ठीक है, 3 जून, ठीक है, 3 जून 1947 को, ठीक है, 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान आया। क्या आया? माउंटबेटन प्लान आया। माउंटबेटन प्लान जब आया, ठीक है, इसे हम माउंटबेटन प्लान या 3 जून प्लान कहते हैं। इस प्लान के द्वारा भारत को 2 भागों में बांटने की बात कही गई, पहला भारत और दूसरा पाकिस्तान। जिन्ना की बात को मान लिया गया, सभी पॉलिटिकल पार्टी में कांग्रेस, सभी लोगों ने इस चीज को माना कि अगर हम विभाजन स्वीकार नहीं करते तो हमें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो धर्म के आधार पर 2 देश बांट दिए गए, एक भारत और एक पाकिस्तान। इस प्लान को क्या बोला जाता है? माउंटबेटन प्लान। तो ये क्वेश्चन जो है ना कंफ्यूजन नहीं करते। देखिए याद रखिए, माउंटबेटन प्लान की वजह से भारत का विभाजन हुआ और कैबिनेट मिशन प्लान की वजह से भारत के संविधान का निर्माण हुआ। तो अगर आपसे कहेंगे क्वेश्चन जैसे आएगा कि भारत के संविधान के निर्माण में किस प्लान का महत्वपूर्ण योगदान था, तो क्या बोलेंगे? कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक, और भारत के विभाजन में किसका महत्वपूर्ण योगदान था, तो क्या बोलेंगे? आपका माउंटबेटन प्लान। तो 3 जून प्लान या माउंटबेटन प्लान की वजह से भारत के 2 बंटवारे हुए। तो याद रखेंगे 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद होने वाला था। ठीक है, देखिए यहां जून लग चुका था, जुलाई आ चुकी थी। अब क्या हुआ? 18 जुलाई की बात थी, 18 जुलाई 1947। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने, ब्रिटेन पार्लियामेंट, ठीक है, ब्रिटेन पार्लियामेंट पास्ड, ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस, इंडियन इंडिपेंडेंस। याद रखना, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, आपको बता रहा हूं। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने यह बिल पास कर दिया कि भारत को इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पास कर दिया गया। और ये बोला गया कि भारत के अलावा भारत से 2 राष्ट्र, एक और राष्ट्र और निकलेगा, दोनों अलग अलग राष्ट्र होंगे, दोनों की संविधान सभा भी क्या होगी? अलग अलग होगी। तो क्या हुआ, ध्यान से समझेंगे, उस टाइम में भारतीय संविधान सभा की जो मेंबरशिप थी वो तो 389 कितनी थी? 389, जैसा मैं बता चुका हूं। ये घट के हो गई 324। कितनी हो गई? 324, क्योंकि कुछ लोग कहां चले गए? पाकिस्तान में चले गए। तो ये संख्या घट के कितनी हो गई? 324 हो गई, 324 हो गई। ठीक है, तो 324 लोगों के होने के बाद में भारतीयों ने बोला ठीक है, जितने भी हैं हम काफी हैं और हम लोग अपने संविधान सभा का निर्माण, जो संविधान सभा घट गई है उसी से हम लोग अपने संविधान का निर्माण करेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका क्लियर। अब ध्यान से देखेंगे 4 दिन बाद ही 22 जुलाई को, कब? 22 जुलाई 1947 को इंडियन फ्लैग डिसाइड किया गया। क्योंकि देखो जुलाई के बाद आना था अगस्त में सभी लोगों ने मिलकर डिसाइड किया था कि भाई हम लोगों को अपना अलग फ्लैग फहराना पड़ेगा 15 अगस्त को, तो हम लोगों को अपना फ्लैग चाहिए। तो सबसे पहले सभी लोग इकट्ठा हुए, फिर से कौन?
हमारे 324 लोग इकट्ठा हुए, सभी लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि इंडियन फ्लैग को क्या करना है, डिजाइन करना है। तो इंडियन फ्लैग को पहले ही डिजाइन किया जा चुका था और इसको डिजाइन किया था पिंगली वेंकैया ने। क्या नाम था उनका? पिंगली वेंकैया। ठीक है, तो पिंगली वेंकैया जो थे उन्होंने भारत का तिरंगा डिसाइड किया था। ठीक है, जिसमें सबसे ऊपर है आपका केसरिया, बीच में है सफेद और नीचे है आपका क्या, हरा, और बीच में अशोक चक्र। ये जो है ये किसने डिसाइड किया था? पिंगली वेंकैया ने इसका डिजाइन बनाया था और उस फ्लैग को लाके दिखाया गया सभी 324 लोगों को जो हमारे देश का संविधान बना रहे थे, उनको लाके दिखाया और बोले देखो कैसा है फ्लैग। ठीक है, तो चलो इसे पास करते हैं, जिसको जिसको पसंद है वो पास करें। डर यह था कि भाई 15 अगस्त आने वाला था, हमें जल्दी जल्दी पास कराना था और लोगों के बीच में बंटवाना था, तभी तो हम अपना इंडिपेंडेंस डे मना पाते। तो हुआ क्या कि फ्लैग हमको दे दिया गया, फ्लैग जल्दी जल्दी पास भी हो गया, बहुत अच्छी बात थी। पिंगली वेंकैया ने इसको डिजाइन किया था, इतिहास में उनका नाम दर्ज हो गया कि भारतीय ध्वज का निर्माण किसने किया था? पिंगली वेंकैया ने किया था और ये ध्वज सबके पास पहुंच गया। ठीक है, अब ध्वज पहुंचने के बाद में 15 अगस्त को हम सब ने अपना सेलिब्रेशन मनाया, फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे मनाया 15 अगस्त को भारत ने। ठीक है, तो ये सीरीज था हमारा। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया, वो पास हुआ 22 जनवरी 1947 को। 3 जून 1947 को माउंटबेटन आया और उसने भारत के 2 टुकड़े कर दिए। ठीक है, 18 जुलाई 1947 को ब्रिटेन पार्लियामेंट ने अपने यहाँ पास किया कि भारत आजाद हो गया है। ठीक है, उसके अंदर 22 जुलाई 4 दिन बाद इंडियन फ्लैग पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया और उसे पास करवाया, 22 तारीख को ही पास करवाया। कहाँ पे? हमारे सभी 324 लोग जो बच गए थे। ठीक है, पहले 389 थे, 324 बच गए, तो इन 324 लोगों के पास से पास करवाया और 15 अगस्त 1947 को हमने अपना इंडिपेंडेंस डे मनाया। चलिए अब ध्यान से समझते हैं, आगे की बात सुनते हैं। 15 अगस्त 1947 को जब हमने अपने इंडिपेंडेंस डे मनाया और हम सब जब खुश थे, तो इसके बाद में अब मेन पॉइंट आ गए थे, आजाद तो हो गए लेकिन संविधान हमें क्या नहीं मिला, हमें अपनी संविधान नहीं मिला है। हम इंडिपेंडेंस हो गए हैं, हम डेमोक्रेटिक नहीं हुए हैं, हम रिपब्लिक नहीं हुए हैं। देखो रिपब्लिक तब होंगे, गणतंत्र हम तब बनेंगे जब हमारे पास संविधान होगा, तो संविधान बनाना बहुत जरूरी था। तो ध्यान से सुनेंगे, 15 तारीख को हमने आजादी पाई, 14 दिन बाद 29 अगस्त 1947 काम फिर से स्टार्ट हो गया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का। 29 अगस्त 1947 को क्या हुआ? एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी। क्या नाम था? ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी का काम था, हिंदी में इसे कहते हैं प्रारूप समिति। क्या कहते हैं? प्रारूप समिति। ये इंक थोड़ा सा धोखा दे रहा है, आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, मेरे वर्ड्स पे सुनेंगे। ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति का गठन किया गया और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बनाए गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर जो थे वो आपके बने ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बने तो इन्हें ये काम दिया गया कि अब आपको संविधान बनाना है और संविधान का सही टाइम पे आपको क्या करता रहना है? रिव्यू करवाते रहना है, ला के दिखाते रहना है। अलग अलग स्टेप होंगे, हर इतना बनाने के बाद में लेकर आना, फिर पास कराएंगे, फिर बना के लाना, फिर लाना, फिर पास कराएंगे, फिर थोड़ा बना के लाना, फिर लाना, फिर पास कराएंगे। ये क्रम चलता रहा और आपका 29 अगस्त के बाद में सीधा अगर हम डेट लें तो ये डेट आ जाता है 26 नवंबर 1949 लगभग। अब मैं आपको बता रहा हूं 2 साल, ठीक है, 2 ईयर 11 मंथ, ठीक है, और 18 डेज। ठीक है, 2 साल 11 महीने और 18 दिन। ठीक है, इतने लग गए और वो दिन आ गया 26 नवंबर 1949 को जब सभी लोगों ने टोटल, देखो टोटल कितने थे? 324 थे। कई लोगों की मौत हो गई, ठीक, कई लोगों की तो बेचारी डेथ हो गई। उसके बाद में कई लोग बचे, 299 लोग बचे थे। कितने लोग बचे थे? 299 लोग बचे थे। लेकिन प्रेजेंट कितने थे इस दिन 26 नवंबर 1949 को कितने लोग प्रेजेंट थे? 284। तो इन 284, देखिए 324 से 299 रह गए थे। 299 कई लोग की मौत हो चुकी थी, कई लोग दंगे में मारे जा चुके थे। 284 लोग जो थे, ये 284 लोग जो थे, ध्यान से समझेंगे, ये जो 284 लोग थे, इन लोगों ने इस दिन संविधान को साइन करके एक्सेप्ट किया कि अब इस संविधान में कोई बदलाव नहीं होगा, ये संविधान बनके रेडी हो गया है। तो 26 नवंबर वो दिन था जिस दिन हमारे देश में संविधान बनके क्या हो गया? रेडी हो गया और उस पे संविधान सभा के सभी लोगों ने अपना सिग्नेचर किया और ये प्रूफ बोला कि हम भारत के लोग, भारत को एक, जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है, वी आर द पीपल्स ऑफ इंडिया, वो जो स्लोगन है वो इसी दिन डिसाइड हुआ कि आज के दिन हम अपने संविधान को अंगीकृत करते हैं, अपनाते हैं, लागू नहीं करते। लागू हुआ था वो 26 जनवरी को। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। ध्यान से समझेंगे कि 26 नवंबर को भी लागू किया जा सकता था, पर 26 जनवरी तक क्यों रुका गया? ध्यान से समझिए, 26 नवंबर को फाइनल हो गया था कि अब इस संविधान में कोई बदलाव नहीं होगा, ये जो संविधान है ये फाइनल है और यही भारत का संविधान होगा। लेकिन 26 जनवरी को क्यों रुका गया?
इसके पीछे कारण था, भारत अपनी आजादी, अपनी जो आजादी है वो 1930 से, कब से, 1930 से, ठीक है, कब मनाता था, 26 जनवरी को। हर साल 26 जनवरी को भारत अपना आजादी मनाता था, खुद ही डिक्लेयर कर दिया था, खुद को ही भारत ने आजाद डिक्लेयर कर दिया था कि वो 26 जनवरी को ही क्या मनाएगा, आजादी मनाएगा, ठीक है। ले कब तक चलता रहा, 1947 तक चलता रहा। लेकिन हमें आजादी कब मिल गई दोस्तों, 15 अगस्त को। तो 15 अगस्त को आजादी मिली तो हम बहुत दुखी थे यार, हमारे आजादी के दिन तो 26 नवंबर था, लेकिन आजादी मिली, सॉरी 26 जनवरी था, तो हमें आजादी मिल गई, तो ठीक है कोई बात नहीं, आजादी मिल गई, लेकिन हम रिपब्लिक डे मनाएंगे कौन से दिन, 26 जनवरी के दिन ही। और वो दिन ज्यादा दिन नहीं था, 26 नवंबर था, दिसंबर लग चुका था, तैयारी करनी थी, 26 जनवरी को लॉन्च करना था। तो 26 जनवरी का दिन चुना गया संविधान को लागू करने के लिए, जब इतना दिन लगा ही है। लेकिन संविधान बनने में कितना लगा था, 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। क्लियर है सब लोग को। अब ध्यान से सुनेंगे, 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया, इसलिए हर साल 26 नवंबर को हम लोग मनाते हैं संविधान दिवस, कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं 26 नवंबर को, हर साल संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर है सब लोगों को। अब हुआ क्या, 26 जनवरी 1950 से पहले भी कुछ कुछ काम हुए जिसे आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है, यहां तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। तो क्या हुआ, 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 लग चुका है। देखिए दिसंबर के बाद तो जनवरी लगेगी ना, नया साल भी तो आएगा। 26 जनवरी 1950, ठीक है, इस दिन भारत के पहले राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। ओके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे हमारे देश के पहले राष्ट्रपति बने 24 जनवरी को ही, ठीक है, 24 जनवरी को ही हमारे देश में हमारा नेशनल एंथम जन गण मन, ठीक है, इसको अपनाया गया, ठीक है, और उसी दिन अपनाया गया आपका नेशनल सॉन्ग, ठीक है, वंदे मातरम, ठीक है, नेशनल सॉन्ग हमारा राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान, राष्ट्रगान है हमारा जनगण मन और राष्ट्रगीत है हमारा वंदे मातरम। इसको कब अपनाया गया, 24 जनवरी को। तो 24 जनवरी को 3 काम हुए हमारे देश के राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग को भी उसी दिन अपनाया गया, और फाइनली 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया, और भारत एक रिपब्लिक कंट्री बन गई। ठीक है, अब मैं आपको कुछ एक पॉइंट बताना चाहता हूं। ये पॉइंट बहुत ही बेकार लगता है सुनने में। जब भी 15 अगस्त से 26 जनवरी आता है तो लोग एक अफवाह उड़ाना चालू करते हैं, जानते हैं कि फेक न्यूज का बहुत ज्यादा माहौल रहता है। तो उस दौरान में एक न्यूज फैलाई जाती है कि भाई हमारा देश जो है वो क्या है, आपका मतलब आज भी गुलाम है। ये झूठ है, ठीक है, इसे 100 साल के लिए इस पे छोड़ा गया। ये वो फालतू लोग हैं जो व्हाट्सएप पे फालतू बकवास करते हैं। आप पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसी चीजों पे ध्यान ना दें, ठीक है। आपको समझना है कि भारत एक संप्रभु मतलब सॉवरेनिटी, जो आंतरिक और बाहरी रूप से, सॉवरेनिटी या संप्रभु शब्द का मतलब होता है जो बाहरी और आंतरिक मामलों से क्या हो, स्वतंत्र हो, ठीक है। तो भारत एक गणतांत्रिक देश है। गणतंत्र और इन सारी चीजों के बारे में एक एक करके पॉइंट वाइज समझाऊंगा। फिलहाल ये था हमारा मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, और मैं तो हूं ही आपके साथ, आप सफल होंगे, ठीक है। थैंक यू।